हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा चैम्बर। और आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन नंबर 5 लिमिटेशन एक्ट का, जो बात करता है तीन चीज़ों के बारे में। वो तीनों चीज़ें हैं एक ही, लेकिन उनको टर्म अलग अलग दे दी गई है। जैसे सेक्शन 5 की अगर हम हेडिंग देखें तो वो बात करती है एक्सटेंशन ऑफ प्रिस्क्राइब्ड पीरियड इन सर्टेन केसेस। और अगर हम आगे जब पढ़ेंगे इसको तब हम देखेंगे कि इसके अंदर दो और चीजों की बात की गई है, वो है कॉन्डोनेशन ऑफ डिले और डॉक्ट्राइन ऑफ सफिशिएंट कॉज। तो चलिए बिना किसी देरी के पढ़ते हैं। सेक्शन 5 की अगर हम वेयर वर्डिंग देखें तो उसके अंदर हमें देखने पर पता चलता है कि सेक्शन 5 बोलता है कि कोई भी अपील और एप्लीकेशन सिर्फ कौन सी एप्लीकेशन को छोड़ के जो ऑर्डर 21 सीपीसी के अंदर लगाई जाती है उसके अंदर एक्सटेंशन मिल सकती है अगर प्रिस्क्राइब्ड पीरियड है वो एक्सपायर हो चुका है। तो अ, तब जब क्या है कि जो एप्लीकेंट या फिर एप्लीकेंट है वो सेटिस्फाई कर दे कोर्ट को कि मैंने मतलब फालतू में कुछ ऐसे डिले नहीं किया, मेरे पास सफिशिएंट रीजंस थे कि इस वजह से मतलब डिले हो गया उनको एप्लीकेशन फाइल करने के अंदर, तो क्या है उसको एक्सटेंशन मिल जाएगी। इसी के बारे में बात करता है सेक्शन 5। तो चलिए पढ़ते हैं कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। एनी अपील और एनी एप्लीकेशन, वही ये सूट्स पर एप्लीकेबल नहीं होता, सिर्फ अपील और एप्लीकेशन पे एप्लीकेबल होता है। और इन्होंने बोला कि अदर देन एन एप्लीकेशन अंडर एनी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ ऑर्डर 21 ऑफ द सीपीसी। ऑर्डर 21 है जो एग्जीक्यूशन मोड ऑफ एग्जीक्यूशन की बात करता है ना, ऑर्डर 21, उसको छोड़कर मे बी एडमिटेड आफ्टर द प्रिस्क्राइब्ड पीरियड। कोई भी एप्लीकेशन अगर लगाई जा रही है, मे बी का यूज हुआ है यहाँ, कोर्ट की डिस्क्रिशन है कि एडमिट कर ली जाएगी वो एप्लीकेशन अगर वो प्रिस्क्राइब्ड पीरियड के बाद लगाई जाती है और एप्लीकेंट जो है वो सेटिस्फाई कर देता है कोर्ट को कि उसके पास सफिशिएंट कॉज है इस नॉट प्रेफरिंग द अपील और मेकिंग द एप्लीकेशन विद इन सच पीरियड, कि उसने क्यों प्रिस्क्राइब्ड पीरियड के अंदर नहीं फाइल की या नहीं मेड की वो एप्लीकेशन। तो अब देखते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन क्या बोल रही है कि एप्लीकेंट या फिर एपिलेंट was misled by any order, practice, or judgment of the High Court in ascertaining or computing the prescribed period may be sufficient cause विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन। इन्होंने यही बता रखा है कि सफिशिएंट कॉज के अंदर क्या आ जाएगा कि अगर कोई एप्लीकेंट या फिर एप्लीकेंट जो है वो मिसलेड हो गया ऑर्डर, प्रैक्टिस और जजमेंट प्रैक्टिस करते हुए हाई कोर्ट ने जो दी थी इन सर्टेनिंग और कंप्यूटिंग द प्रिस्क्राइब पीरियड, तो उसको भी क्या है सफिशिएंट कॉज ही माना जाएगा, वो सफिशिएंट कॉज का ही रीजन है। तो अब देख लेते हैं एक्सटेंशन, जो मतलब चार्ट के अंदर हम देखते हैं कि क्या बोलना क्या चाहता है सेक्शन 5। वैसे हमने पढ़ लिया है लेकिन हम फिर भी देखते हैं। सेक्शन 5 एक्सटेंशन ऑफ प्रिस्क्राइब्ड पीरियड की बात करते हैं कुछ सर्टेन केसेस के अंदर। पहला ये कि ये अपील और एप्लीकेशन पर एप्लीकेबल होता है, सूट की बात इसने नहीं की है। और एप्लीकेशन के अंदर भी कौन कौन सी एप्लीकेशन, दो तरीके की होती है। एक तो एप्लीकेशन अंडर ऑर्डर 21 ऑफ सीपीसी, जो 21 है के अंदर लगाई गई है एप्लीकेशन सीपीसी के, वो तो कहता है कि एक्सटेंशन अलाउड नहीं करता, उस चीज के लिए लिमिटेशन एक्ट का सेक्शन 5 एक्सटेंशन अलाउड नहीं करता। लेकिन जो अदर एप्लीकेशंस लगाई जाती है 21 के अलावा, उनके अंदर एक्सटेंशन अलाउड कर दी जाएगी। और अपील के केस के अंदर क्या होगा, एक्सटेंशन अलाउड कर दी जाएगी अगर सफिशिएंट कॉज है तो। अब बात करते हैं रिखव दास वर्सेस श्रीमती चंद्र चंद्रा AIR 1971 इलाहाबाद हाईकोर्ट का केस है, जिसके अंदर बताया गया है कि सेक्शन 5 सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल होता है अपील और एप्लीकेशन के केस के ऊपर, सूट्स के ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं होता। हमने पीछे भी 2 बार इस बारे में बात कर ली, लेकिन इसका ये केस है, केस नाम इलाहाबाद हाईकोर्ट का। और दूसरी बात ये है कि सेक्शन 5 है वो एप्लीकेबल होता है, लिमिट्स है उसकी कहाँ तक की, कोर्ट्स की, वो ट्रिब्यूनल्स के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता। ये बात कौन से केस के अंदर हेल्ड हुई थी, केरला स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्सेस TP कुनालोम्मा 1977 का केस था। अब बात करते हैं इंट्रोडक्शन की, सफिशिएंट कॉज के।
सफिशिएंट कॉज जो है उसका मीनिंग डिफाइन करना एक बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है, क्योंकि सफिशिएंट कॉज की कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन आज तक दी नहीं गई है किसी लॉ के अंदर। और सफिशिएंट कॉज जो है वो हर केस के अपने कुछ फैक्ट्स होते हैं, अपने कुछ सर्कमस्टांसेस होते हैं, उनके ऊपर वेरी करता है। लेकिन इसके 3 एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, वो क्या है, हेल्प कर देते हैं कि हाँ ये सफिशिएंट कॉज के अंदर आता है काम या नहीं आता है। सबसे पहले देखते हैं पहला एसेंशियल, जो कि है इट मस्ट बी कॉज विच was बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द पार्टी इन्वॉल्विंग इट। यानी कि जो एक्ट हो रहा है वो बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द पार्टीज होना चाहिए। सेकंड जो एसेंशियल है वो है कि ही मस्ट नॉट बी गिल्टी ऑफ नेग्लिजेंस। मतलब कि जिसने वो एक्ट कर दिया, अब वो नेग्लिजेंस के अंदर उसने वो एक्ट ना किया हो, लापरवाही ना बरती हो, पूरी केयर डिलीजेंस के अंदर उसने वो काम किया हो। और थर्ड जो इसेंशियल है वो है हिज इंटेंशन मस्ट बी बोनाफाइड। और जो उसकी इंटेंशन है ना वो बोनाफाइड होनी चाहिए, अच्छी इंटेंशन, गुड फेथ के अंदर उसने वो काम किया होना चाहिए। और फिर उसके बाद एक केस आता है, वो है सुंदर कौर वर्सेस लाला रघुनाथ सहाय मुखर्जी एंड कार्नफ्स का केस, जिसके अंदर सफिशिएंट कॉज के रिगार्डिंग एक टेस्ट इंट्रोड्यूस कर दिया गया कि सफिशिएंट कॉज को मतलब कैसे पहचाना जाएगा, है ना। उसके लिए एक टेस्ट इंट्रोड्यूस कर दिया गया। वो टेस्ट क्या है, द टेस्ट देयरफॉर टू बी अप्लाइड टू द केस बिफोर अस इज वेदर देयर हैज बीन एनी नेग्लिजेंस और इनएक्शन और वांट ऑफ बोनाफाइड ऑन द पार्ट ऑफ द एप्लीकेंट। इसके अंदर क्या था कि ये देखना होगा किसी भी केस के अंदर सफिशिएंट कॉज को, ये डॉक्ट्राइन को अप्लाई करने से पहले, कि क्या कहीं ये नेग्लिजेंस के अंदर तो नहीं है या नहीं है, या फिर पार्टीज ने कोई लैकनेस तो नहीं बरती, और ये बोनाफाइड किया गया है या नहीं किया गया है। इन 3 चीजों को देखेंगे सफिशिएंट कॉज की डॉक्ट्राइन को अप्लाई करते वक्त, नेग्लिजेंस है या नहीं, लैकनेस है पार्टी की या नहीं, और बोनाफाइड इंटेंशन के साथ था या नहीं था। इन 3 चीजों को, अगर ये 3 चीजें हैं तो फिर सफिशिएंट कॉज की डॉक्ट्राइन एप्लीकेबल होगी। विदाउट अगर नेग्लिजेंस है वो एक्ट, जैसे कि अभी हमने पीछे डिस्कस किया कि सफिशिएंट कॉज क्या होता है, उसका इंट्रोडक्शन देखा कि सफिशिएंट कॉज की कोई डेफिनेशंस वगैरह दे नहीं रखी, डिफाइन उसको किया नहीं हुआ, ये वेरी करता है केस टू केस। ठीक है, तो अब एक केस आया, वो था जी राम गोदा वर्सेस स्पेशल लैंड एक्विजिशन ऑफिसर, जिस केस के अंदर हेल्ड किया गया कि इट वाज हेल्ड दैट sufficient cause is to be interpreted liberally so as to pursue substantial justice। मतलब इसको इंटरप्रेट किया गया है लिबरली, मतलब बहुत ही लिबरल रहते हुए इसको इंटरप्रेट किया गया है, ताकि जस्टिस प्रोवाइड करवाया जा सके बिना किसी प्रेजुडिस के। अब बात करते हैं कॉन्डोनेशन ऑफ डिले की। जो डॉक्ट्राइन ऑफ कॉन्डोनेशन है उसको अगर हम लिमिटेशन एक्ट के पर्सपेक्टिव से पढ़ते हैं तो हमारे पास क्या मीनिंग निकल कर आता है इसका, कि ये एक ऐसी रेमेडी है जो पार्टीज को तब प्रोवाइड करवाई जाती है जब पार्टीज लिमिटेशन एक्ट के अंदर बताए गए प्रिस्क्राइब्ड पीरियड के अंदर एप्लीकेशन या फिर अपील लेकर नहीं आ पाती हैं। तब ये जो रेमेडी है उसको पार्टीज एज अ मैटर ऑफ राइट यूज नहीं कर सकती, क्योंकि ये कोर्ट के डिस्क्रिशन है, ग्रांट कर भी सकती है कोर्ट, नहीं भी कर सकती कोर्ट। कभी कभी क्या होता है, कुछ ऐसे केसेस आते हैं कि अभी एक दिन ही हुआ है प्रिस्क्राइब्ड पीरियड को एक्सपायर हुए हुए, कोर्ट तब भी जो कॉन्डोनेशन ऑफ डिले है उसकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देती है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि बहुत साल बीत चुके हैं फिर भी कॉन्डोनेशन ऑफ जो डिले है उसको ग्रांट कर दिया जाता है। तो इससे हमारे पास जो क्रक्स निकल कर आता है वो यही है कि ये कोर्ट के डिस्क्रिप्शन के ऊपर बेस करती है। कोर्ट को अगर लगता है कि यहाँ ग्राउंड्स हैं कि उसको कॉन्डोनेशन ऑफ डिले ग्रांट करना चाहिए तो वो करेगी, अदरवाइज वो नहीं करेगी। तो चलिए पढ़ते हैं। कॉन्डोनेशन ऑफ डिले इज द रेमेडी प्रोवाइडेड टू द पार्टीज इफ दे फेल टू अप्रोच द कोर्ट ड्यूरिंग द लिमिट दैट द लॉ हैज प्रोवाइडेड टू देम
और सेकंड, द रेमेडी इज एक्सरसाइज एट द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट। ये रेमेडी डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट है। देयर आर इंस्टांसेस वेयर द कोर्ट डिड नॉट अलाउ condonation and application for a single day, whereas there are instances where the court condoned the application after years. अब कुछ एक्सेप्शंस भी हैं कॉन्डोनेशन ऑफ डिले की, तो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहली एक्सेप्शन ये है कि जो डॉक्ट्राइन ऑफ कॉन्डोनेशन है वो एप्लीकेबल करती है कहाँ, सिर्फ और सिर्फ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के ऊपर। सेकंड जो एक्सेप्शन है, द डॉक्ट्राइन डज नॉट इंक्लूड सूट एंड ओनली कवर्स अपील्स एंड एप्लीकेशन। ये जब से हमने लेक्चर शुरू किया हम तब से बात कर रहे हैं कि सेक्शन 5 के अंदर सूट को इंक्लूड नहीं किया गया है, सिर्फ और सिर्फ अपील्स और एप्लीकेशन की बात की गई है। थर्ड जो एक्सेप्शन है वो ये है कि अदर देन एन एप्लीकेशन अंडर एनी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ ऑर्डर 21 CPC द डॉक्ट्राइन कवर्स ऑल अपील्स एंड एप्लीकेशन। सारी अपील्स और एप्लीकेशन को डॉक्ट्राइन ये कवर करती है, लेकिन एक चीज को नहीं, एक एप्लीकेशन को नहीं करती, जो है ऑर्डर 21 CPC के अंदर लगाई जाती है, वो है एग्जीक्यूशन। ऑर्डर 21 एग्जीक्यूशन की बात करता है। तो ये थी तीन एक्सेप्शंस जो कॉन्डोनेशन ऑफ डिले के रिगार्डिंग हमने पढ़ी। पहली ये कि वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के ऊपर है, सूट इंक्लूड नहीं होता, और 21 के CPC के ऑर्डर के अंदर लगाई गई एप्लीकेशंस के ऊपर भी कॉन्डोनेशन ऑफ डिले एप्लीकेबल नहीं होती है। अब कुछ ऐसे इंस्टांसेस हैं जहां कॉन्डोनेशन ग्रांट की जा सकती है, मतलब कुछ ऐसे ग्राउंड्स हैं जिनके ऊपर कॉन्डोनेशन ऑफ डिले क्या है, ग्रांट कर दी जाएगी। तो सबसे पहला जो है वो है मिस्टेक ऑफ काउंसिल, जिसको अभी हम आगे अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। पहले हम सिर्फ एक चार्ट के माध्यम से ये देखने वाले हैं कि ऐसे कौन कौन से ग्राउंड्स हैं जिसके ऊपर कॉन्डोनेशन ग्रांट कर दी जा सकती है। सबसे पहला है मिस्टेक ऑफ काउंसिल। दूसरा, अगर मिस्टेक हो जाती है क्लर्क, किसी एडवोकेट के क्लर्क के थ्रू। कोई इलनेस अगर ग्राउंड है, इम्प्रिजनमेंट के अंदर है बंदा, मिस्टेक या फिर इग्नोरेंस ऑफ लॉ, और मिस्टेक ऑफ फैक्ट भी हो सकता है अगर पॉवर्टी, इनफेरेंसी, नेग्लिजेंस या फिर पर्दानशीन लेडी है उस केस के अंदर, डिफेक्टिव वकालतनामा है उस केस के अंदर भी, माइनॉरिटी के अंदर भी, और कुछ अदर ग्राउंड्स भी अब हम देखेंगे। अभी जो हमारा पहला ग्राउंड है वो है मिस्टेक ऑफ काउंसिल। मिस्टेक ऑफ काउंसिल के अंदर क्या है कि अगर लीगल एडवाइजर के थ्रू कोई ऐसी मिस्टेक हो गई है जिसकी वजह से वो अपील या फिर एप्लीकेशन प्रिस्क्राइब्ड पीरियड के अंदर नहीं लग पाई, लेकिन वो जो मिस्टेक है उसने बोनाफाइडली की है, कोई मतलब पूरी केयर थी उसकी, उस चीज़ को पूरी केयर और अटेंशन थी, लेकिन फिर भी वो मिस्टेक हो जाती है, तो वो क्या है, वो सफिशिएंट कॉज के अंदर कंडोन हो जाएगी। इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, जो है कालीचरण वर्सेस अपूर्वा का केस। इसके अंदर क्या हुआ था कि मतलब पेपर, जो अपील के पेपर हैं वो हैंड ओवर किए जाते हैं एप्लीकेंट के एडवोकेट को मॉर्निंग के टाइम, लेकिन वो जो डे है वही लास्ट डे होता है कि फाइल करने का, किसको, अपील को। तो एडवोकेट है उसको इतना प्रेशर होता है वर्क का कि वो देख ही नहीं पाता उन पेपर्स को जो मॉर्निंग में उसको मिले हैं, लेकिन जब वो इवनिंग के अंदर उनको देख रहा होता है तो उसको पता चलता है कि अरे आज तो लास्ट डे था। तो फिर ये जो डिले है ना, वो क्या है, सफिशिएंट कॉज के अंदर कंडोन कर दिया जाएगा। अब अभी जो हमारा सेकंड ग्राउंड है वो है मिस्टेक ऑफ द क्लर्क ऑफ एन एडवोकेट। सेम वैसे ही है जैसे अभी हमने खुद प्लीडर की मिस्टेक का पढ़ा था, सेम वैसा ही है कि अगर किसी एडवोकेट के क्लर्क के थ्रू कोई मिस्टेक हो जाती है और वो कंडोन हो जाएगी अगर उसने बोनाफाइड किया है उस चीज, मतलब बोनाफाइड इंटेंशन थी उसकी और वो मिस्टेक उसको टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर हुई है। लेकिन सेम यहाँ पे भी एक कंडीशन है कि पार्टी का खुद का कुछ उसके अंदर नेग्लिजेंस वगैरह नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं थर्ड ग्राउंड की, जो कि है इलनेस। इलनेस मतलब कोई बीमार हो गया कोई बंदा, इलनेस को सफिशिएंट कॉज के अंदर कवर किया जाता है, लेकिन इलनेस कैसी होनी चाहिए, सीरियस नेचर की होनी चाहिए, इतने सीरियस नेचर की होनी चाहिए कि बंदे को डिसेबल कर दिया उसने, कि वो अटेंड ही नहीं कर पाया, कोई भी अपनी ड्यूटी परफॉर्म ही नहीं कर पाया, ठीक है, ऐसी इलनेस होनी चाहिए। इलनेस ऑफ अ प्लीडर एंड द क्लाइंट्स इग्नोरेंस ऑफ इट इज अ सफिशिएंट कॉज। इलनेस
किसी की भी, यहाँ क्लाइंट की भी हो सकती है, प्लीडर की भी हो सकती है, दोनों की जो इलनेस है वो सफिशिएंट कॉज के अंदर कंडोन कर दी जाएगी। बट इलनेस अगर फैमिली की है या फिर बाद में जाके हो रही है, किसी को फैमिली मेंबर की, फ्रेंड की है, तो वो जो है वो कंडोन नहीं की जाएगी। द पार्टी इन्वोकिंग condonation for delay under this section must show that he was not negligent in prosecuting the case till the day he fell ill। और यहाँ BOP बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होगा? उस पार्टी के ऊपर होगा जिसको कंडोन करवाना है खुद को सफिशिएंट कॉज की डॉक्ट्राइन के अंदर। केस है गौरी शंकर वर्सेस काशीनाथ का। इस केस के अंदर क्या हुआ था? हाई फीवर हुआ था। इतना हाई फीवर था कि उसकी वजह से एपिलेंट है वो कन्फाइंड हो गया था बेड तक, और ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस हो गए थे कि एप्लीकेशन डिले हो गई 4 दिन के लिए। तो वहां क्या हुआ था? इस केस के अंदर एक्सक्यूजेबल था, उसने जो एक्सक्यूज लिया उसको कंडोन कर दिया गया था, क्योंकि 4 दिन मतलब उसको बेड पे इतना फीवर था कि वो बेड पेशेंट हो गया, उसको नहीं मतलब कर पाया, अपील नहीं लगा पाया। तो ऐसे में क्या हुआ? उसको कंडोन कर दिया गया था। अब बात आती है हमारे अगले ग्राउंड की, जो कि है इम्प्रिजनमेंट। अगर बंदा कोई इम्प्रिजनमेंट मतलब किसी जेल के अंदर है, तो भी क्या है, वो सफिशिएंट कॉज का एक ग्राउंड है, उसको कंडोन कर दिया जाएगा। अब जाहिर सी बात है, अगर बंदा जेल में बैठा है तो कैसे एप्लीकेशन लगा देगा, कैसे अपील लगा देगा? ठीक है। फिर अपना ग्राउंड आता है मिस्टेक और इग्नोरेंस ऑफ लॉ। हमने पढ़ा था इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एक्सक्यूजेबल, लेकिन यहाँ इन्होंने कहा है कि बट इट कैन नॉट बी लेड डाउन एज अ जनरल पोजीशन दैट इग्नोरेंस ऑफ लॉ कैन नेवर बी रिगार्डेड एज सफिशिएंट कॉज। लेकिन यहाँ कोई इतना स्ट्रिक्ट रूल नहीं है कि इग्नोरेंस ऑफ जो लॉ है वो सफिशिएंट कॉज नहीं हो सकती। अगर मिस्टेक बोनाफाइड हुई है, इट विल बी कंसीडर्ड एज सफिशिएंट कॉज। एग्जाम्पल क्या है इसका? लीगल एडवाइजर ने एडवाइस दी नेग्लिजेंटली, बट नेग्लिजेंटली उसने कोई एडवाइस दे दी, उससे कोई मिस्टेक हो गई, मैटर किसी और चीज का था, उसने किसी और चीज से रिलेटेड थोड़ा बहुत मिलता जुलता था, तो उसने नेग्लिजेंटली, लापरवाही हो गई उससे थोड़ी सी एडवाइस देते हुए, लेकिन पार्टी ने क्या किया? प्रॉपर अपना उसी के एडवाइस के ऊपर एक्ट परफॉर्म कर दिया। तो क्या होगा? ऐसे केस में कंडोन तो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो बर्डन ऑफ प्रूफ है ना, कुछ ऐसे प्रॉपर एविडेंसेस की जरूरत होगी जो एस्टेब्लिश कर सकें द फैक्ट दैट देयर वाज अ मिस्टेक एंड दैट इट वाज अ बोनाफाइड, कि ये एक मिस्टेक थी और ये बोनाफाइड थी। द लीगल एडवाइजर शुड फाइल एन एफिडेविट टू दैट इफेक्ट। और ये किसके ऊपर होगा? यहाँ लीगल एडवाइजर के ऊपर होगा, उसको एफिडेविट देकर इसको प्रूफ करना पड़ेगा। अब है हमारा सिक्स्थ ग्राउंड, जो कि है मिस्टेक ऑफ फैक्ट। मिस्टेक ऑफ फैक्ट क्या है? अगर रियल है और अनइंटेंशनली है, कोई उससे इरिपेरेबल डैमेज नहीं हुआ है, तो ऐसी जो मिस्टेक है उसको क्या है? कंडोन कर दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, कोर्ट ऑफिसर ने कॉपीज सेंड करनी थी, वो किसी गलत बंदे के मतलब नाम पर कर दी, तो ऐसा क्या है? ये मिस्टेक ऑफ फैक्ट हुई है ना, ए के नाम करनी थी, बी को कर दी, तो ये क्या है? कंडोन हो जाएगी। अब हमारे पास कॉपीज ही नहीं आई तो अपील कैसे लगाएंगे, है ना? तो ये जो है कंडोन हो जाएगी। अभी जो हमारे पास नेक्स्ट ग्राउंड है वो है इन्फेंसी नेग्लिजेंस या फिर पर्दा। मतलब इसके अंदर उन लोगों की बात की गई है जो पर्दा नशीन लेडीज होती हैं, जिनके कस्टमरी लॉज क्या है, उनको घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं देते। कुछ ऐसी लेडीज होती हैं, पर्दा नशीन लेडीज उनको बोला जाता है। और इनफैक्ट हमें पता है जो माइनर बच्चे होते हैं वो, इन केस के अंदर क्या हो रखा है कि जो पर्दानशीन लेडी है, अगर वो एक्चुअली प्रिवेंट कर दी गई है किसी अपील लगाने के लिए, मतलब वो उसको प्रिवेंट कर दिया जाए कि वो कर दिया गया है कि वो खुद या फिर एंगेज ना कर पाए कोई काउंसिल अपील के लिए, तो उसको क्या है? बेनिफिट मिल जाएगा सफिशिएंट कॉज की डॉक्ट्राइन का, कंडोन हो जाएगा, उसका जो भी पीरियड एक्सपायर हुआ है वो कंडोन हो जाएगा। और माइनर के केस के अंदर भी सेम ऐसा ही है
कि अगर गार्जियन उसका एडवांटेज उठा रहे हैं ना कि एक बार हमें पता है कि एक बार पीरियड शुरू हो गया लिमिटेशन पीरियड, तो अब रुक ही नहीं सकता वो तो सेक्शन 9 जो लिमिटेशन एक्ट है वो बात करता है इस बारे में। तो इस चीज़ का एडवांटेज ले रहे हैं, तो उस माइनर को भी क्या है, सफिशिएंट कॉज का बेनिफिट मिलेगा और उसके भी जो टाइम पीरियड है उसको कंडोन कर दिया जाएगा। लेकिन क्या होता है कि ये कोई ग्राउंड नहीं है सेक्शन 5 के अंदर कि उन दोनों के पास, वो इन्फांट और जो पर्दानिशीन लेडी है, उनके पास पैसे ही नहीं थे, वो इतनी मनी ही नहीं थी कि वो एक्सपेंसेस उठा सके किसी अपील और एप्लीकेशन को फाइल करने के लिए। तो ये कोई ग्राउंड नहीं है। सिर्फ अगर वो एक्चुअल में प्रिवेंट हो रहे हैं तो ही उनके पास बेनिफिट मिलेगा उनको, डॉक्ट्राइन ऑफ सफिशिएंट कॉज का, अदरवाइज नहीं। अब तो हमारा नेक्स्ट ग्राउंड है वो है डिफेक्टिव वकालतनामा। वो कैसे कि अगर मतलब प्लीडर का नाम ही मेंशन नहीं किया है वकालतनामे के ऊपर, और ये जो मिस्टेक है वो विदाउट डिसऑनेस्ट इंटेंशन की हो गई है, तो ऐसे केसेस में क्या है, वो उसको बेनिफिट मिल जाएगा सफिशिएंट कॉज की डॉक्ट्राइन का और कंडोन कर दिया जाएगा उसके लिमिटेशन पीरियड को। अब बात करते हैं नेक्स्ट अपने ग्राउंड की, जो कि है माइनॉरिटी। माइनॉरिटी जो है उसके अंदर क्या है कि जो सफिशिएंट कॉज है उसको ज़्यादा लिबरल रखा गया है माइनर्स के लिए अदर देन लिटिगेंट्स। वो द कोर्ट इन केस ऑफ सफिशिएंट कॉज आर मोर लिबरल फॉर माइनर अदर देन लिटिगेंट्स। इस केस के अंदर क्या है कि अगर गार्जियंस फेल हो जाते हैं अपील को प्रिस्क्राइब्ड पीरियड के अंदर अंदर लगाने के लिए अपने किसी स्ट्रॉन्ग पर्सनल मोटिव के लिए, तो क्या है, माइनर का जो प्रिस्क्राइब्ड पीरियड एक्सपायर हो चुका है उसको बेनिफिट दे दिया जाएगा डॉक्ट्रिन ऑफ सफिशिएंट कॉज का, और उसकी जो लिमिटेशन पीरियड है उसको कंडोन कर दिया जाएगा, एक्सटेंड कर दिया जाएगा उसका टाइम। अब बात करते हैं नेक्स्ट, जो कि हमारा है अदर ग्राउंड्स। अदर बहुत सारे ग्राउंड्स हैं, जैसे कि डिले हो गया पेंडेंसी ऑफ द रिट पिटीशन के थ्रू, पार्टीज इललिटरेट थी तो डिले हो गया, उसको कंडोन कर दिया जाएगा। अगर पार्टी गवर्नमेंट सर्वेंट है तो, और अगर फ्रॉड के केसेस में फ्रॉड हो गया तो उसके अंदर भी क्या है, टाइम को एक्सटेंड कर दिया जाएगा, उन सबको डॉक्ट्राइन ऑफ सफिशिएंट कॉज का बेनिफिट मिल जाएगा। अभी जो हमने डॉक्ट्राइन ऑफ सफिशिएंट कॉज पढ़ा है और कॉन्डोनेशन ऑफ डिले पढ़ा है, अब हम देखते हैं उनका नेचर क्या है, क्या वो बाइंडिंग नेचर की है। सबसे पहली बात, अगर लिमिटेशन जो एक्ट ने प्रिस्क्राइब्ड पीरियड बता रखा है उनके अंदर अपील और एप्लीकेशन नहीं लगाई जाती है, तो उसको कंडोन करवाने के लिए, उसके टाइम पीरियड को एक्सटेंड करने के लिए सबसे पहले प्लेंटिफ को शो करना पड़ेगा कि उसके पास सफिशिएंट कॉज है टाइम पीरियड एक्सटेंड करवाने के लिए। कोर्ट इप्सो फैक्टो एक्सटेंड नहीं करेगी टाइम। और सेकंड थिंग ये है कि ये जो सफिशिएंट कॉज है वो एक जुडिशियल और रीजनेबल डिस्क्रिशन है कोर्ट की, कि वो एडमिट करता है या फिर रिफ्यूज करता है प्ली ऑफ सफिशिएंट कॉज। ये सिर्फ कोर्ट की डिस्क्रिशन के ऊपर बेस्ड है। It is on the judicial and reasonable discretion of the court to admit or to refuse to admit the plea of sufficient cause. उसके बाद जो थर्ड पॉइंट है अपना, वो है where no cause at all has been shown, the plaintiff cannot seek the discretionary favor of the court. जहां पर कॉज ही शो नहीं किया गया है, सफिशिएंट कॉज शो कर ही नहीं पाया प्लेंटिव, तो वहां क्या है, वो उस मतलब कोर्ट से ये फेवर नहीं मांग सकता कि आप अपनी डिस्क्रिशन अप्लाई करो और मुझे एक्सटेंड कर दो टाइम पीरियड। नहीं, पहली कंडीशन ही ये है कि आपको सफिशिएंट कॉज को प्रूव करना पड़ेगा। लास्ट हमारा पॉइंट है कि इफ कोर्ट इज सेटिस्फाइड, अगर कोर्ट सेटिस्फाइड हो जाता है तो क्या है, वो एक्सरसाइज कर सकता है अपनी डिस्क्रिशन और उस डिले को क्या है, कंडोन कर देगा। अभी हमारे पास एक केस है स्टेट ऑफ एमपी वर्सेस एस अकलकर एआईआर 1996 सुप्रीम कोर्ट का केस, जिसके अंदर हेल्ड हुआ था
कि जब कभी भी रिलीफ क्लेम की जाएगी सेक्शन 5 लिमिटेशन एक्ट के अंदर, तो क्या है, डिले को एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि मतलब जो डिले का रीजन है उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अगर एक्सप्लेनेशन सफिशिएंट है, रीजनेबल है, तो डिले क्या है, कंडोन हो जाएगा। अदरवाइज कोर्ट आर्बिटर तरीके से अपनी डिस्क्रिशन यूज करके टाइम extend नहीं करेगा। Whenever relief is claimed under Section 5 of the Act, the delay must be explained. If the explanation is sufficient and reasonable, the delay is condoned. However, the discretion must not be exercised in an arbitrary, vague or fanciful manner. तो ये था हमारा सेक्शन 5 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट, जो टाइम पीरियड के एक्सटेंशन की बात करता था कुछ सर्टेन पीरियड्स के अंदर, जिसके अंदर हमने देखी है डॉक्ट्राइन ऑफ सफिशिएंट कॉज और कॉन्डोनेशन ऑफ डिले। इनके हमने कुछ ग्राउंड्स देखे हैं जिनके ऊपर कॉन्डोनेशन ऑफ डिले ग्रांट किया जाता है, और कुछ हमने ऐसे एक्सेप्शंस भी देखी है यहाँ पर सफिशिएंट कॉज की डॉक्ट्राइन एप्लीकेबल नहीं होती है। कुछ केस लॉज और कुछ मैक्सिम्स के साथ हमारा सेक्शन 5 यहाँ कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट सेक्शन के साथ। तब तक के लिए प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल @शिक्षा चैम्बर। बाय बाय गाइस।